Good morning, students of class 10. So, today, according to science syllabus, is your chemistry. So, from today, I will be taking your chemistry classes because a lot of you reported that you have some problems in the chemistry video and you are having difficulty understanding it. So, I have decided to take your chemistry from today. So, होप यू हैड अ गुड एग्जाम कि आपका पहला जो एग्जाम था फर्स्ट टर्म एग्जाम वो आप लोग का अच्छा गया होगा. नाउ द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन केमिस्ट्री टुडे इज द चैप्टर ऑफ कार्बन और रेदर वी शुड से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये जो चैप्टर है इसमें जो बात में हम जिस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्यों कहा जाता है आ पहले हम लोग बात को समझ लेते हैं. व्हाट इज कार्बन? कार्बन इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन आवर वर्ल्ड. हमारे दुनिया में जो अलग अलग बहुत सारे तरीके के एलिमेंट्स मिलते हैं. किसी बुक में देखिएगा 105 है, कहीं पे 108 है, कहीं पे 115, कहीं पे 135 तक बोला गया है. तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट? सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है? सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट में से एक है कार्बन. कार्बन, आवर वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ कार्बन. तो व्हाट इज कार्बन? इफ वी लुक एट द सिंबल ऑफ कार्बन, द सिंबल ऑफ कार्बन इज सी, ऊपर 12 नीचे 6. राइट? सी ऊपर देखिए 12 लिखा हुआ है, नीचे 6 लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या है? We had learned about this in class 9, atomic number, right, and mass number. C612. This means that the atomic number of carbon is 6. कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, C6 का मतलब, और 12 मतलब उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है. राइट? बिकॉज मास नंबर क्या होता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, या सही तरीके से बोला जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. राइट? इट टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो इन दैट वी गेट फ्रॉम द सिंबल ऑफ कार्बन दैट C612 का सिंबल से हम लोगों को पता चल जाता है इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल एटॉमिक मास इज 12. दैट मीन्स इट हैज 6 प्रोटॉन्स ऑल्सो. कार्बन इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन आवर एनवायरमेंट. सबसे एनवायरमेंट में जो सबसे कॉमन चीज है वो है कार्बन. लेकिन कार्बन एनवायरमेंट में ऐसा ओपन में नहीं मिलता है कभी. यू वोंट फाइंड कार्बन दैट मच. अगर हमारे पूरा अर्थ का या एटमोस्फियर का, एटमोस्फियर मतलब जो गैसियस लेयर है, उसमें देखा जाए तो सिर्फ उसमें 0.003% कार्बन मिलता है. वाई only 0.002% कार्बन इज अवेलेबल इन अर्थ्स क्रस्ट. अर्थ का जो ऊपर वाला लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं अर्थ्स क्रस्ट, उसमें सिर्फ 0.02% कार्बन रहता है. लेकिन एटमॉस्फेयर में भी सिर्फ 0.03% कार्बन रहता है. तो फिर मैं क्यों बोल रहा हूं कि कार्बन सबसे कॉमन केमिकल है? व्हाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज द नंबर्स आर वेरी लो. 0.02, 0.03 बहुत लो नंबर है. क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ऑल द लिविंग थिंग्स इन आवर वर्ल्ड, all the molecules present in the living things on our world, all the substances made by the living things in our world are made of carbon. जितना भी जीवित चीज आप अपने एनवायरनमेंट में देखते हो, जितना भी चीजें आप अपने एनवायरनमेंट में देखते हो, जो भी चीज एक लिविंग थिंग के ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहता है, जो भी चीज एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, सब कुछ कार्बन से बना हुआ. आवर लाइफ, all the life on earth is based on carbon. That is why this is called carbon based form. हमारा जो लाइफ लिविंग थिंग्स है उसको कहा जाता है कार्बन बेस्ड लिविंग थिंग्स. तो क्या कोई और एलिमेंट है जो कार्बन के जगह में लाइफ बना सकता है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सी का कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 6.
तो अब क्वेश्चन आता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या होगा? आप लोगों को याद होगा क्लास 9 में हम लोग इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट सीखे थे। तो कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस पहले बना लेते हैं। ओके, वहां पे क्या है? वहां पे 6 प्रोटॉन्स है, 6 मान लीजिए न्यूट्रॉन्स भी है, तो वो हो गया आपका जो उसका न्यूक्लियस के चारों ओर फर्स्ट शेल में, इन द फर्स्ट शेल वहां पे घूम रहे हैं 2, याद होगा 2n² वाला फॉर्मूला, राइट? 2n² वाला फॉर्मूला को याद कीजिए। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और उसके बाहर वाला सेल में 4 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो अब मुझे बताइए, जो सेकेंड सेल है वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम लिया जा सकता है? याद कीजिए 2n²। 2n² मतलब n का वैल्यू कितना हुआ सेकेंड सेल में? n का वैल्यू है 2, तो n इज इक्वल टू 2। तो n अगर इक्वल टू 2 है तो 2n² का वैल्यू हो गया 2 इंटू 2² मीन्स 2 इंटू 4 मीन्स 8, राइट? तो बाहर का सेल में, नॉट सेल, कार्बन का जो बाहर वाला शेल है वहां पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, लेकिन है कितने एक्चुअली में? है तो 4। तो कार्बन और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले सकता है। तो कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया? कार्बन का वैलेंसी हो गया 4। ये क्लियर है? तो ये जो 4 वैलेंसी है, इस वैलेंसी वाला और क्या एलिमेंट है? तो कार्बन एक एलिमेंट है जो हमारे वर्ल्ड में चारों ओर हम लोगों को दिखता है, राइट? इसका वैलेंसी है 4 वैलेंसी वाला कोई भी एलिमेंट से लिविंग थिंग्स बन सकते हैं जिसका लगभग कार्बन के तरह सेम प्रॉपर्टी है। ऐसा एक और एलिमेंट है जिसको कहा जाता है सिलिकॉन। तो लाइफ, हमारे प्लेनेट में लाइफ जो है वो कार्बन से बना हुआ है, बट दूसरे प्लेनेट में, अगर किसी प्लेनेट में कार्बन के जगह पे सिलिकॉन का अमाउंट ज्यादा होता है तो लाइफ सिलिकॉन से भी बन सकता है। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सिलिकॉन बेस्ड लाइफ इन अदर प्लैनेट्स। अलग प्लैनेट्स में सिलिकॉन से बना हुआ लाइफ भी बन सकता है, क्योंकि सिलिकॉन का वैलेंसी भी सेम है 4, और सिलिकॉन का स्ट्रक्चर भी, सिलिकॉन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो भी कार्बन का साथ बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है। चलिए, तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि कार्बन से जितना भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन। तो इसीलिए ये एक इतना बड़ा फील्ड है कि इतने मॉलिक्यूल्स कार्बन से बने हुए हैं, इसको एकदम केमिस्ट्री का अलग ब्रांच माना जाता है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री सेड टू बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको एकदम अलग एक ब्रांच माना जाता है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विच इज जस्ट द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन और उसके कंपाउंड से बना हुआ जितने भी सारी चीज है उन लोगों का केमिस्ट्री को पढ़ाया जाता है। जिस ब्रांच में केमिस्ट्री का, उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स में क्या है वो आज थोड़ा हम लोग उसका हिस्ट्री को समझ लेते हैं। क्या है कि जब फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट लोग इसको लेके, केमिस्ट लोग काम करने लगे, तो दे हैड द आइडिया दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन ओनली बी फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो सिर्फ ऑर्गेनिजम्स ही बना सकते हैं। दे कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड इन लैब under artificial condition, like you can mix other chemicals and make other chemicals, right? If you add copper and if you take copper oxide and take sulfuric acid, you can get copper sulfate, right? But that is not possible in case of organic molecules. ऐसा सोचा जाता था। ये सोच था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिर्फ ऑर्गेनिजम्स ही बना सकते हैं। Why? Because scientists of that time believed in a force called vital force. उस टाइम साइंटिस्ट लोग ये बिलीव करते थे कि हर लिविंग थिंग के अंदर एक स्पेशल तरह का फोर्स होता है जिसको कहा जाता है वाइटल फोर्स। एंड विदाउट एडिंग दैट वाइटल फोर्स इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो वाइटल फोर्स के बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना संभव नहीं। This idea was burst when first time some scientists produced urea in a lab. Urea, you know, is a chemical which is present in urine. मैमल्स के जो यूरिन होता है उसमें यूरिया नाम का केमिकल रहता है, विच इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सो फर्स्ट टाइम व्हेन साइंटिस्ट वर एबल टू प्रोड्यूस यूरिया बाय यूजिंग they used ammonium sulfate and they used potassium cyanate. They combined them and gave it heat, and what they got after 1 or 2 steps was that they saw that urea is getting produced. वो लोग देखे कि उससे यूरिया बन सकता है। तो this process of making urea was the first step to understanding that no, organic chemistry is like any other branch of chemistry. It can be replicated in the lab. उसको लैब में किया जा सकता है। वाइटल फोर्स का कोई अस्तित्व नहीं है। There is no existence of vital force. So this gave a major push towards organic chemistry and our understanding of carbon and its compounds. कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम लोगों को आइडिया और ज्यादा मिला कि जब हम लोग ये जो वाइटल फोर्स वाला आइडिया था इसको कचरे में डाल दिए और हम लोगों को ये समझ में आ गया कि हाँ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन ऑल्सो बी मेड इन लैब, कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लैब में भी बनाया जा सकता है। ये आइडिया है ये इक्वेशन से, कि जब हम लोग देखें कि एमोनियम सल्फेट से और एमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड के मिक्सचर से हम लोग यूरिया जैसे केमिकल्स बना सकते हैं। तो दैट गेव अस द आइडिया दैट यस, इट इज पॉसिबल टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ लुक इन योर बुक। In your book, the next section we will talk about different carbon compounds. टेबल 1 में बहुत अलग अलग तरह का कार्बन कंपाउंड्स के बारे में दिया गया है। All these compounds are present in our environment, and that is what makes organic chemistry such a vast topic. So from tomorrow we are going to look at more properties of carbon and how these properties propagate. Okay.